बहनों और भाइयों, आर्थिक सुधार के बारे में हमारा नकारात्मक रोल है करके हमारे पर आरोप लगाया गया। यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में फाइनेंस कमेटी ने 11 फाइनेंशियल बिल सरकार को दिए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए के पूछना चाहता हूं कि 11 बिल यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में फाइनेंस कमेटी ने देने के बाद में भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने ये बिल क्यों नहीं आ रहे, इसका आप जवाब दो। क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? केवल एफडीआई एंड रिटेल की बात को हमने विरोध किया तो हम आर्थिक सुधार के विरोध ये करके प्रचार किया जा रहा है। इस बात पर हम जब विरोध कर रहे हैं वो देश के गरीब छोटे व्यापारी, क्या रोड पर सब्जी फल सब्जी बेचने वालों को हम बर्बाद कर देंगे? क्या मिठाई के दुकान हम समाप्त कर देंगे? रोड पर पानी पूरी बेचने वाले का धंधा चौपट कर देंगे? आज पहले देश में महंगाई बढ़ी है और 12 करोड़ छोटे व्यापारी है, हॉकर्स जैसे छोटे छोटे काम करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम सरकार करेगी और हम चुपचाप होकर देखते रहे। क्या ये अपेक्षा हमारे से है? हम ये नहीं होने देंगे और इसलिए इसका जमकर विरोध करेंगे। एफडीआई का भी विरोध करेंगे और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एफडीआई के विरोध में हमने भारत बंद का आह्वान किया था और उसको अभूतपूर्व सफलता मिली और आप सब ने उसमें अच्छा सहयोग दिया, योगदान किया। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करके मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज एक बात जरूर है कि आज देश की सामाजिक स्थिति भी जो है वो खराब है और महंगाई के कारण सही में कमर टूटी है। इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है। पहले मनमोहन सिंह जी कहते थे कि इन्फ्लेशन दुनिया में है। मैंने हमारे एक मित्र को कहा कि हर देश में कितना इन्फ्लेशन है, जरा डाटा मुझे दो। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, सभी देशों का मैंने इन्फ्लेशन के रेट लाए। बहनों और भाइयों, हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट उस समय 18% तक पहुंचा था और हमारे प्रधानमंत्री कहते थे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री। मुझे तो लगता है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के पेपर में ही फेल हुआ है। डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये अनर्थशास्त्री है। यही मुझे लगता है उसका एप्रोप्रिएट वर्णन है। ये काय का अर्थशास्त्र है? देश के किसानों को बर्बाद करने वाला, देश के बेरोजगारों के रोजगारों को छीनने वाला, देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खाली करने वाला, देश के इन्फ्लेशन रेट को रोज बढ़ाने वाला और देश की ग्रोथ रेट को 12% का सपना दिखाकर 4.2 और 4.3 से नीचे ले जाने वाला, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बात करके भी उसको 3% पर लाने वाला, ये कौन सा अर्थशास्त्र है? विदेशी ताकतों के दबाव में हमारे यूपी और कांग्रेस सरकार को चिंता है कि फॉरेन के आई हुई वॉलमार्ट जैसे कंपनियों का क्या होगा, ये चिंता है। देश की गांव गरीब मजदूर किसान की चिंता नहीं है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। कांग्रेस की नई पहचान है कि कांग्रेस का हाथ और आम आदमी पर घात। ये जो हाथ है ये गरीबों का जेब काटने वाला हाथ है, ये गरीबों का कल्याण करने वाला नहीं है। और बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त है। 58,000 करोड़ का अनाज सड़ गया पिछले साल। इस साल 85,000 करोड़ का अनाज सड़ जाएगा। फल फूल सब्जियां हर साल 70-80 हजार करोड़ की सड़ जाती है। रखने के लिए प्री कूलिंग प्लांट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आगरा जैसे जिले में आलू जब होते तो किसान जमीन पर फेंक देते हैं, रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। क्या हमारी सरकार को ये कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसके लिए हमको विदेशी कंपनियों की जरूरत है? आपको इतने दिन भारत की जनता ने शासन दिया, क्यों नहीं आपने ये किया? क्यों नहीं ये नीतियां अपनाई? क्या सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? और इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस महंगाई का जो परिणाम है इसका संबंध भ्रष्टाचार के साथ है। जो जो भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण इन्फ्लेशन हुआ है और भ्रष्टाचार का संबंध महंगाई के साथ है और भ्रष्टाचार के साथ संबंध गरीब को और गरीब करने के साथ है और जड़ यही है भ्रष्टाचार। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम इस महंगाई को समाप्त करना चाहते हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है
और दूसरी ओर हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र अनेक प्रदेशों में किसान पूरी तरह से आज सूखे के कारण प्रभावित है। जहां हमारी सरकार है कर्नाटक में, वो लगातार कोशिश कर रही है, पर हमारे सरकार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। सूखे जैसे स्थितियों में भी एक प्रकार विशिष्ट प्रकार की मदद नहीं की जाती। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आना पड़ा 10 बार, किस बात के लिए? तो सरकार उनको बोरिया दे, बोरिया। किसानों का गेहूं खरीदने के लिए उसमें भी राजनीति करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि गेहूं खरीदने के लिए जो आपकी जो एजेंसी बनाई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी उनकी, और राज्य सरकार जो खरीदती है उसका पैसा भी केंद्र सरकार देती है। बाजार समिति में वो खरीदी की जाती है और उसके पैसे भी देते हैं और बोरिया देने की भी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में किसानों पर गोली चली क्योंकि इस यूपी और कांग्रेस सरकार ने उसमें भी राजनीति की कि भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए बोरिया तक नहीं देगी, बोरिया। ये कौन सी राजनीति है? बहनों और भाइयों, किसान और उस राज्यों की स्थिति के बारे में निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं उसके बारे में चिंता व्यक्त करता हूं, पर मुझे और चिंता हो रही अरुणाचल, सिक्किम और आसाम की। मुझे पता नहीं, लगातार एक के पीछे एक संकट आ रहे हैं। आसाम में एक बाढ़ आया, दूसरा बाढ़ आया। वहां के लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। बीच में जो कुछ आसाम में हुआ, हमने मदद करने की कोशिश की। मैं फिर से आप सबको आह्वान करता हूं, हमारे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी को आह्वान करता हूं कि हिंदुस्तान में दिल्ली की मीडिया में आसाम और नॉर्थ ईस्ट की स्थिति के बारे में जितना वर्णन आना चाहिए उतना नहीं आता। स्थिति बहुत दर्दनाक है, लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, मकान उद्ध्वस्त हुए हैं, लोग जमीन पर सो रहे हैं। आसमानी संकट भी है और सुल्तानी संकट है। मैं आप सबको अपील करूंगा कि आसाम की जनता के लिए हम हमारे राज्यों से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करें और निश्चित रूप से उनके पीछे पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहे। ये मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, 18 अगस्त 2012 को हमारे मुख्यमंत्रियों जी का सम्मेलन हुआ। देश के आर्थिक स्थिति का जायजा लिया गया, हमारे प्रयासों की समीक्षा की गई। मैं बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अनेक मंत्री, हमारे कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा कभी वक्फ बोर्ड के हो, कभी महिला कल्याण बोर्ड के हो, अलग अलग क्षेत्र पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में ट्राइबल सेक्टर में बड़े प्रमाण पर हमारे वनवासी बच्चे जो है जन्म होते ही उनका मृत्यु हो जाता है। यह संख्या लाखों में है। मेल न्यूट्रिशन के कारण बच्चे मर जाते हैं। जब वो कहानी मैं सुनता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे यहाँ गढ़चिरौली में डॉक्टर अभय बंग करके हैं, जो ठाकुरदास जी बंग के सुपुत्र हैं। उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं और जागतिक स्तर पर वो काम कर रहे हैं। और वनवासी क्षेत्र में इस बात पर, मेल न्यूट्रिशन पर उन्होंने विजय हासिल किया है। मैंने हमारे शासित राज्यों के सभी हेल्थ मिनिस्टर को कहा कि आप गढ़चिरौली जाइए, ये नक्सलग्रस्त जिला है, वनवासी जिला है, और उन्होंने जिस प्रकार से मेल न्यूट्रिशन की जो संख्या थी उसमें कमी लाई है। हमारे प्रदेशों में भी उसी उपायों का अमल करके इन वनवासी बच्चों की जान हमको बचानी है। ये हमारा मिशन है, इसलिए हम वहां भी हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केवल हम बातें नहीं कर रहे हैं, केवल सुशासन और इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस की बातें नहीं कर रहे हैं। तो जो जो अच्छे प्रयोग है, जो लेफ्ट पार्टी के सरकार ने किए हो, कांग्रेस की सरकार ने की हो, जो अच्छी बातें हैं उसमें हमको परहेज नहीं है। वो सब अच्छी बातों का अध्ययन करके हमारी सरकार के द्वारा उसका उपयोग करके, उसका अमल करके गरीबों का कल्याण कैसे होगा, यही हमारी कोशिश है। और हमने लगातार इस काम को जोरों से शुरू किया है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी बड़ा अहम बना हुआ है। मुझे बड़ा दुख है कि आसाम में क्या हुआ। मैं तो कभी कभी बोलता हूं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वैसे कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है कि ये जो पॉलिटिकल वोट बैंक है उसमें बाहर के लोगों को डायरेक्ट देश में लाओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वोट बैंक में ये पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए
विदेशी लोगों को देश में लाओ, उनको मतदान के अधिकार दो और इस देश को विदेशियों के स्वाधीन करो। और इस देश में हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो भी चलेगा, पर हमारी सरकार बरकरार रहे, हमारी सत्ता बरकरार रहे, ये कांग्रेस की नीति रही है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने देश की सुरक्षा पर बार बार सवाल उठाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर में जाकर अपना बलिदान किया है और उन्हें इस देश को, दुनिया को बता दिया था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। इस बात को जिक्र करके देश को संदेश देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और बलिदान किया है। बहनों और भाइयों, आज आसाम में मैं नहीं बोल रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने 2011 के जनगणना आंकड़े के बाद ये कहा है कि 27 में से 11 जिले विदेशी नागरिकों के घुसपैठियों के कारण मुस्लिम बहुल हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट, आसाम और बंगाल फिर से एक बार नए पार्टीशन की ओर हमारा देश जाएगा। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आसाम का सवाल दो धर्मों के बीच में नहीं है, दो जातियों और दो संप्रदायों के बीच में नहीं है। जो अडवाणी जी ने वहां कहा कि ये सवाल इंडियन ओरिजिन के लोग और फॉरेन नेशनल्स, विदेशी घुसपैठी, इनके बीच में है। बहनों और भाइयों, ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी भी देश की सुरक्षा के लिए हमारी बॉर्डर को सिक्योरिटी के दृष्टि से हम सील नहीं कर सके। मैं आपको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद हमारी बॉर्डर सील करने के काम को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कश्मीर में हमने बड़े प्रमाण पर एनडीए के सरकार के समय ये काम किया है और हमारी बॉर्डर सील करके ये विदेशी घुसपैठियों की समस्या को हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे। इस बात का मैं विश्वास आप सबको देना चाहता हूं।